प्रिय साथियों, आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.3 का बेसिक। इसमें हमको क्या पढ़ना है? एक रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की बीजगणितीय विधि। तो सबसे पहले तो आपको एक बात बता दूं कि इसके पहले हम लोगों ने रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की ग्राफीय विधि पढ़ी थी। अब ग्राफीय विधि जो हमने पढ़ी थी वो विधि उतनी सुविधाजनक नहीं थी। क्यों सुविधाजनक नहीं थी? क्योंकि जब हम रैखिक समीकरणों को हल करते थे और रैखिक समीकरणों के मान अगर पूर्णांकों में आते हैं, उसका जो बिंदु होता है x और y के मान, इसको हम इस तरह से बोलते हैं x और y के मान, इसको हम बिंदु कहते हैं। अगर ये बिंदु पूर्णांकों में आते हैं, पूर्णांक का मतलब प्लस में आ सकते हैं, माइनस में आ सकते हैं, 0 हो सकता है। पूर्णांकों में आते हैं जैसे 3-2 आया, या फिर 7-5 आया, या फिर -3 -4 आया, यानी ये पूर्णांक है। ये जो संख्याएं मैंने लिखी है पूर्णांक में है। तो जब बिंदु या बिंदुओं के जो निर्देशांक है वो अगर पूर्णांकों के रूप में आते हैं तो ग्राफ बनाने में हमको कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन अगर बिंदुओं के निर्देशांक जो है अगर वो अपरिमेय संख्या आ गई, जैसे उदाहरण के लिए वर्गमूल में 3, 2 वर्गमूल में 7, इस तरह से आ गई, या फिर दशमलव के रूप में आ गई -1.75, 3.3 इस रूप में आ गई, या फिर बटे के रूप में आ गई 4/13, 1/19। तो इस तरह से जो अगर बिंदु हमको प्राप्त हुए, जैसे वर्गमूल में 3, 2 वर्गमूल में 17, और भी हो सकते हैं -1.75, 3.3, 4/13, 1/19, अगर इस तरह से बिंदु अगर हमको प्राप्त होते हैं तो हम ग्राफीय विधि से ग्राफ बनाते समय हमको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। यानी कि इस तरह के जब मान आते हैं तो ये मान हमको जब प्राप्त होते हैं तो ग्राफ बनाने में गलती होने की संभावना ज़्यादा होती है। ऐसे समय में अब सवाल ये आता है, क्या ग्राफीय विधि के अलावा और कोई विधि है या और कोई विधियां हैं जिनके द्वारा हम रैखिक समीकरण युग्मों को हल कर सकते हैं? तो हमारे पास रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की 3 बीजगणितीय विधियां हैं। अब कौन कौन सी विधियां हैं? तो सबसे पहली विधि है जिसका नाम है प्रतिस्थापन विधि। दूसरी विधि है जिसका नाम है विलोपन विधि। और तीसरी विधि है जिसका नाम है वज्र गुणन विधि। तो ये जो विधियां हैं इसको बोलते हैं बीजगणितीय विधियां। रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की बीजगणितीय विधियां हैं। तो 3 विधियां होती हैं रैखिक समीकरण युग्मों को हल करने की। उसमें से आज हमको स्टार्ट करना है प्रश्नावली जो 3.3 पढ़ना है, उसमें हमको पढ़ना है प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि को हम बेसिक तरीके से समझ लेते हैं कि किस तरह से प्रश्नों को हल करेंगे, क्या क्या कंडीशन बन सकती है, और फिर प्रश्नावली को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले देखते प्रतिस्थापन विधि। तो प्रतिस्थापन विधि क्या है? इसके लिए हम रैखिक समीकरण लेते हैं, रैखिक समीकरणों को ले लेते हैं, 2 रैखिक समीकरण। प्रश्नावली का ही एक क्वेश्चन उठा के उसके आधार पर हम चरणों को समझते हैं। तो एक क्वेश्चन उठा लेता हूं मैं यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसी का पहला है। ये दिया हमको x + y = 14 और x - y = 4। तो ये हमने क्या किए, 2 रैखिक समीकरण लिए। इसको 2 रैखिक समीकरण कहो या रैखिक समीकरण युग्म कहो, बात एक ही है। या तो 2 रैखिक समीकरण कहते हैं या रैखिक समीकरण युग्म कहते हैं। तो सबसे पहला काम क्या करना है? सबसे पहला काम तो ये हमारा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, ये हमारा समीकरण नंबर 2 हो गया। तो सबसे पहला जो स्टेप है वो ये करना है कि आपको 2 रैखिक समीकरण दिए हैं। 2 रैखिक समीकरणों में से, ध्यान से समझना, 2 रैखिक समीकरणों में से किसी भी एक रैखिक समीकरण को उठाकर, 2 रैखिक समीकरणों में से किसी भी एक रैखिक समीकरण को उठाकर x या y का मान प्राप्त करते हैं। किसी भी रैखिक समीकरण को उठा सकते हैं। ध्यान से समझना, क्या कहा? 2 रैखिक समीकरण हैं, दोनों में से किसी भी एक रैखिक समीकरण को उठाकर x या y का मान
पता करते हैं। तो मैं दूसरा उठा लेता हूँ, जरूरी नहीं है दूसरा उठाना, पहला भी उठा सकते हैं। देखिए, तो समीकरण 2 से जब हम प्रश्नावली को हल करेंगे तो ऐसे स्टेप वगैरह नहीं लिखेंगे समझने के लिए, तो पहला स्टेप ये करना है। तो दूसरा समीकरण उठा रहा हूँ, x माइनस वाई बराबर 14। अब यहाँ से या तो x का मान निकालते हैं या y का मान निकालते हैं, मतलब किसी एक चर का मान निकालते हैं। तो यहाँ से हम मान निकाल लेते हैं x का, ये हो जाएगा 14 प्लस वाई। जरूरी नहीं है कि x का मान निकालो, y का भी मान निकाल सकते हैं। कहने का मतलब है हम एक चर का मान निकालते हैं दूसरे चर के रूप में। तो ये हमारा हो गया पहला स्टेप, इसको नाम दे देता हूँ मैं समीकरण नंबर 3। अब चलते हैं स्टेप सेकंड में। स्टेप सेकंड में क्या करते हैं, ये जो हमने चर का मान निकाला, जिस समीकरण से हमने निकाला है उस समीकरण में ना रखकर दूसरे समीकरण में रखते हैं। तो हमने ये मान कौन से रैखिक समीकरण से निकाला है, दूसरे समीकरण से निकाला है, तो पहले में रखते हैं। क्योंकि अगर आप इस मान को दूसरे से निकाला और दूसरे में रखोगे तो दोनों साइड बराबर आ जाएंगे। यहाँ पे गलती हो गई है ना, यहाँ पे आएगा 4 आएगा, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जो हमने समीकरण 3 निकाला है, ये कौन से रैखिक समीकरण को लेकर निकाला है, ये हमने निकाला है दूसरे रैखिक समीकरण को लेकर। अगर आप ये मान दूसरे में ही रखते हैं, उदाहरण के लिए आप रख के देखिए, यहाँ थोड़ा सा ध्यान रखना है, यहाँ गलती हो गई थी। तो अगर हम इसमें ही रखते हैं, समीकरण 2 से निकाला और 2 में ही रखते हैं, तो देखिए x का मान है 4 प्लस वाई माइनस वाई बराबर 4। तो y से y कैंसिल हो जाएगा, तो 4 बराबर 4 मिल जाएगा। तो हम आगे हल ही नहीं कर पाएंगे। इसलिए ध्यान रखना है हमेशा कि आप जिस रैखिक समीकरण से मान निकाल रहे हो उस रैखिक समीकरण को छोड़कर जो बचा हुआ है उसमें रखना है। तो समझ गए होंगे, हमने ये मान दूसरे रैखिक समीकरण से निकाला है तो पहले में रखना है। हम लिखेंगे यह मान, दूसरा स्टेप है, यह मान मतलब समीकरण 3 का, यह मान समीकरण 1 में रखने पर ध्यान रखेंगे अच्छे से। नहीं समझ में आई होगी बात तो एक बार और रिपीट करके सुन लेना। 1 में रखना है, तो 1 है हमारा x प्लस वाई बराबर 14। चाहो तो पहले एक बार जैसा का वैसा लिख दो, और अगर आप डायरेक्ट रख सकते हो तो डायरेक्ट रख लो। तो x का मान क्या है, 4 प्लस वाई, यहाँ रखते हैं 4 प्लस वाई, और प्लस वाई पहले से है बराबर 14। ये समान चर है, समान चरों को हम जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, तो यहाँ जुड़ेंगे, प्लस है तो ये हो जाएगा 2y। 14 है, 4 इधर लेके जाएंगे, पक्षांतरण करेंगे तो प्लस 4 का हो जाएगा माइनस 4। तो आगे क्या होगा, ये 2y बराबर 10 में से 4 गए, 14 में से 4 गए, 10 बचेंगे। तो y बराबर 2 गुणा में है तो बटे में जाएंगे, 10 बटे 2। तो y का मान कितना मिलेगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10। y का मान हमको मिला 5। अब ये जो y का मान आपको मिला है, ये आप किसी भी समीकरण में रख दो, किसी भी समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 3, किसी भी समीकरण में आप रख सकते हो, और किसी भी समीकरण में रखकर आप x का मान निकाल सकते हो, क्योंकि यहाँ y का मान आ चुका है। तो यहाँ पर एक बात आपको और ध्यान रखना है, ये तो हमारा आ गया y बराबर 5। क्या होता है, कभी कभी ध्यान देना, कभी कभी क्या होता है, ऐसी कंडीशन बनती है कि जब हल करते समय दोनों साइड आपस में बराबर आ जाते। जैसे मान लीजिए 18 बराबर 18 आ जाता, या 7 बराबर 7 आ जाता, या 25 बराबर 25 आ जाता। कभी कभी क्या होता है, हल करते समय ऐसी कंडीशन बन जाती है। और ध्यान रखना, जब ऐसी कंडीशन बनेगी तो रैखिक समीकरण युग्म का कोई एक हल नहीं होगा। ऐसी कंडीशन जब बनेगी, रैखिक समीकरण युग्म का कोई एक हल प्राप्त नहीं होगा। ऐसे समय में रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल प्राप्त होंगे, मतलब कोई अकेला हल नहीं मिलेगा। तो हम इसको क्या कह सकते हैं कि जो रैखिक समीकरण युग्म हमको दिया है, उस रैखिक समीकरण युग्म के कैसे हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। क्यों ऐसा होगा, क्योंकि ये कथन सत्य है। 25 बराबर 25 होता है, 7 बराबर 7 होता है, 18 बराबर 18 होता है, 18 के बराबर 18 तो होता ही है।
तो ये कब ध्यान रखना है, जब हल करते समय ऐसी कंडीशन बन गई तो आगे आपको हल नहीं करना है, कह देना है कि रैखिक समीकरण युग्म का कोई एक हल नहीं होगा बल्कि रैखिक समीकरण युग्म के अनेक हल होंगे या अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। इसी स्टेप में ये स्थिति बन सकती है, या कभी कभी ऐसा आ सकता है, कैसा, जैसे -4 = 0। अब -4 = 0 हमने लिया, क्या -4 0 के बराबर होता है? नहीं होता, -4 0 के बराबर नहीं होता। अगर ऐसा आया 5 = 0 तो क्या 5 0 के बराबर होता है? नहीं होता। ऐसे समय में रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, जब x और y के सिंगल मान निकलना हो, क्वेश्चन में निकलने वाले हो, तो आगे हल करते हैं। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो आगे हल नहीं करना है, लिख देना है कि कथन सत्य है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। और अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो लिख देना है कि कथन असत्य है या एक असत्य कथन है, इसलिए रैखिक समीकरण युग्म का कोई हल नहीं होगा। तो हमारी कंडीशन ये दोनों नहीं बनी, हमारा तो मान आ गया है, हमको आगे बढ़ना है। अगर ऐसी स्थितियां बनती है तो आगे हल नहीं करना है, लेकिन हमारी तो ऐसी कोई कंडीशन बनी नहीं है, y का मान बढ़िया आ गया है, तो हम चलेंगे स्टेप 3 में। अगर ऐसी कंडीशन बनती है तो स्टेप 3 नहीं करना है। तो स्टेप 3 में क्या करेंगे, y का मान आया किसी भी समीकरण में रख दो, तो मैं समीकरण 3 में रख देता हूं। समीकरण 3 में y का मान रखने पर ये एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए आराम से आपको समझा रहे हैं, क्वेश्चंस करेंगे थोड़ा फास्ट करेंगे। तो समीकरण 3 क्या है, x = 4 + y। तो चाहो तो पहले समीकरण लिख दो, x = 4 + y। अब y का मान रख दो, तो x = 4 + 5। तो x बराबर कितना मिलेगा, 9 मिलेगा। तो इस तरह से हमारा हल क्या आ गया, अतः x का मान कितना आया, x = 9 और y = 5। अब हमको ये चेक करना है कि हमारे जो आंसर्स है वो सही है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में इनको रख के चेक कर लेंगे। तो x = 9 है, y = 5 है। देखते हैं समीकरण 1 को, देखते हैं पहले। इसमें x = 9 और y = 5 रखते हैं समीकरण 1 से। ये हल चेक करने का तरीका, यानी इससे तो आप कंफर्म हो जाओगे, यानी आपके मन में कोई डाउट ही नहीं रहेगा कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो x का मान 9 और y का मान 5 रखते हैं यहाँ पर। 9 + 5 = 14, यानी कि 9 और 5 14, 14 = 14। देखो दोनों साइड आपस में बराबर आ गए, मतलब हमारा उत्तर सही है। तो दूसरे में भी रख के देख लेते हैं, क्या है दूसरा, x - y। तो 9 - 5 = 4। तो 9 में से 5 गया, 4 = 4। तो देखिए हमारे x और y के मान दोनों समीकरणों में रख के देखें तो क्या हुआ, दोनों साइड आपस में बराबर आ गए। इसका मतलब ये है, हमारा जांच यहाँ पे क्वेश्चन का हो गया है कि हमारे जो हल है x = 9 और y = 5 बिल्कुल सही। तो बहुत अच्छे से ये जो प्रोसीजर है इसको ध्यान रखना, और इसी स्टेप के अनुसार अगर आप क्वेश्चन को करोगे तो बहुत बढ़िया तरीके से आप कर पाएंगे। तो कैसे करना है आप समझ गए होंगे। स्टेप पहला क्या है, आपको समीकरण 1 या दोनों में से किसी एक समीकरण को उठा के एक चर के मान को दूसरे चर के मान के रूप में निकालना है, और जिस समीकरण से निकाला है उस समीकरण में ना रखकर जो बचा है उस समीकरण में रखना है। जिस भी चर का मान आप निकालो, x का निकालना है तो x का, और y का निकालना है तो y का। और स्टेप सेकंड के अनुसार जो समीकरण से हमने ये चर का मान नहीं निकाला है उसमें रखना है, रखने के बाद हल करना है, तो आपको एक चर का मान मिलेगा। अगर नहीं मिलता है तो ऐसी कंडीशन बनेगी, ऐसी कंडीशन बनेगी मतलब कथन सत्य है तो अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अगर ऐसी कंडीशन बनती है बराबर नहीं की तो कथन असत्य है, कोई हल नहीं होगा रैखिक समीकरण युग्म का। और अगर चर का मान आपका निकला है तो आप ये चर का मान 1 2 3 किसी भी समीकरण में रखकर दूसरे चर का मान यानी कि x या y जो भी है उसका मान आप ज्ञात कर सकते हैं। इस तरह से x और y के मान आपको प्राप्त होंगे। ये मान सही है या नहीं इसकी जांच करने के लिए समीकरण 1 और समीकरण 2 में रखकर अगर आप देखते हैं और दोनों साइड अगर बराबर आते हैं तो उस स्थिति में हमारा जो हल है वो बिल्कुल सही है। अब एक बात यह आती है कि इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि क्यों पड़ा है। तो इसीलिए पड़ा है क्योंकि हमने क्या किया है, एक चर के मान को दूसरे चर के मान के रूप में निकाल कर
एक चर के मान को दूसरे चर के मान के रूप में निकालकर उस चर को हमने x के रूप में निकाला है, तो इस चर को हमने क्या कर दिया, इसके द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया। यानी देखो यहाँ से आपने x को हटा दिया और हटाने के बाद इसकी जगह दूसरे चर को ले आए। ये देखिए, तो हमने क्या किया है, सीधे शब्दों में हमने एक चर का मान दूसरे चर के मान के रूप में निकालकर उस चर को दूसरे चर के द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया, हटा दिया, रिप्लेस कर दिया। यही कारण है इस विधि का नाम प्रतिस्थापन विधि है। तो ये प्रतिस्थापन विधि का बेसिक बहुत अच्छे से आप समझ जाना। अगर ये आप बहुत बढ़िया तरीके से समझ गए होंगे तो मैं ये मानता हूँ कि आपको प्रश्नावली के सारे क्वेश्चंस करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं प्रश्नावली 3.3 के साथ अगले वीडियो में। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और हाँ, दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू।